नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को पर्वत प्रदेश में पावस का मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ और समरी भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 9 और क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श और संचयन का भी मैं पूरा फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और समरी भी। उसको देखने के लिए भी आप ऊपर दिए गए आई बटन पर देख सकते हैं या आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को पर्वत प्रदेश में पावस यानी पर्वतीय इलाके में जब वर्षा होती है तो वहाँ किस तरह का वातावरण हो जाता है, किस तरह का दृश्य उपस्थित हो जाता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आंसर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आ जाते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए अथवा पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर प्रकृति के परिवर्तन को संक्षेप में लिखिए। इसमें कवि कह रहे हैं कि जब पर्वतीय इलाके में बारिश होती है तो प्रकृति का दृश्य किस तरह का हो जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसका आंसर है कि जब पावस ऋतु में, जब वर्षा ऋतु में प्रकृति नए नए रूप धारण कर लेती हैं। धरती क्या होता है, गीली हो जाती है, तालाब ताल तलैये सब भर जाते हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है, पहाड़ों का प्रतिबिंब पानी में दिखने लगता है। कभी विशाल आकार के चमकीले बादल पहाड़ के समान आकाश में उड़ते हुए प्रतीत होने लगते हैं, कभी अचानक से बारिश हो जाती है, कभी साल के वृक्ष बादलों के बीच धंसे से जान पड़ते हैं और क्या होता है, कभी तालाब में धुआं जैसे दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार पर्वतीय इलाके में जब बारिश होती है तो प्रकृति का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य उपस्थित हो जाता है। चारों तरफ हरियाली हो जाती है, फूल खिल जाते हैं और जब पर्वत पर फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वह फूल क्या है, पर्वत की आँखें हैं। और पर्वत क्या करते हैं, नीचे जो ताल तलैये भरे हुए रहते हैं उसमें अपना प्रतिबिंब देखना चाहती हैं, क्योंकि उस समय प्रकृति इतना सज धज जाती है, इतना सुंदर दिखती है कि वह भी चाहती है कि हम अपना रूप को उस तालाब में निहार कर देखें कि मेरा रूप किस तरह है। तो इस प्रकार पावस ऋतु में प्रकृति नए नए रूप में दिखाई देने लगती है। दूसरा प्रश्न क्या है, मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है, यह इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है, मेखलाकार का अर्थ है कमर या करधनी के आकार का गोलाईदार उभार वाला, मतलब जो है स्त्रियाँ एक कमरबंद पहनती हैं तो करधनी के आकार का होता है। तो कवि ने इस शब्द का प्रयोग पहाड़ की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किए हैं। आगे प्रश्न है, सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? सहस्त्र दीर्घ सुमन। तो इसका आंसर है, सहस्त्र दीर्घ सुमन का तात्पर्य है पहाड़ों पर खिले हुए हजारों फूल। जो पहाड़ पर बहुत सारे अनगिनत फूल खिलते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया गया है सहस्त्र दीर्घ सुमन, मतलब हजारों आँखों वाले पुष्प जो पहाड़ की आँखों के समान प्रतीत होते हैं। कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ अपने नीचे फैले तालाब में अपना रूप निहारना चाहती हैं और इसके लिए आँखों की आवश्यकता है, इसलिए कवि ने सुमनों को पहाड़ के नेत्र कहा है। वे जो है पहाड़ पर जो भी फूल खिले होते हैं वो ऐसा लगता है कि पहाड़ अपना प्रतिबिंब, अपना रूप तालाब में जो है निहार कर देखना चाहती हैं। आगे चौथा प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो इसका आंसर है, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ की है, क्योंकि दर्पण साफ, स्वच्छ और प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम होता है और तालाब में भी ये 3 गुण होते हैं। इस कारण उन्हें तालाब की समानता दर्पण से की है। आगे 5 नंबर का क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? तो इसका आंसर है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो पर्वत पर होते हैं वे पर्वत के हृदय से उठकर आकाश की ओर देखकर सोच रहे हैं कि वे कब आकाश को छू लें। यानी वह जो पर्वत पर जो भी वृक्ष हैं वह भी आकाश को छूना चाहते हैं। आकाश के छूने का तात्पर्य है कि वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि, और वे इस तरह से वे ऊपर देख रहे हैं।
वे मन में उच्च आकांक्षा धारण किए हुए हैं, वे मानव की महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करते हैं। वह जो पहाड़ पर वृक्ष है, जिस तरह वह ऊपर उठकर देखना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस कविता के माध्यम से कवि यह दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य को भी प्रबल इच्छा रहना चाहिए, उसे भी आगे बढ़ने की मन में एक तमन्ना होनी चाहिए। जिस तरह की तमन्ना पर्वत पर जो वृक्ष हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे प्रश्न है, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? तो इसका आंसर है, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में इसलिए धंस गए क्योंकि अंबर ने अचानक धरती पर वर्षा के बाणों से आक्रमण कर दिया है। यानी काफ़ी बारिश हो रही है, जिसके वजह से ताल तलैये भर गए हैं, और जब काफ़ी पानी हो जाते हैं तो मिट्टी गीली हो जाती है और जो भी वहाँ के पेड़ पौधे हैं वह नीचे गिर जाते हैं। आगे प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? क्वेश्चन नंबर 7 है, अथवा धस गए धरा में सभय साल के कल्पना को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, झरने गिरी के गौरव का गुणगान कर रहे हैं। यानी झरने जो गिरते हैं वह पर्वत का गुणगान कर रहा है कि पर्वत कितने महान है और उसकी महानता क्या है। उन्होंने बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर, इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा, इसका आशय है आकाश में उठे हुए काले काले बादलों से अचानक ऐसी जोरदार वर्षा हुई कि मानो आकाश ने धरती पर वर्षा रूप वानों से आक्रमण कर दिया हो। दूसरा है, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इसका आंसर क्या है? वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर अद्भुत प्राकृतिक रंग रूप बदल रहे हैं। कभी अचानक बादल उठ खड़े होते हैं, कभी वर्षा होने लगती है, कभी तालाबों में धुआं उठने लगता है। इन सब अचरज भरे कारनामों को देखकर लगता है मानो स्वयं इंद्र भगवान बादलों के विमान पर बैठकर कोई खेल खेल रहा है, जादुई खेल खेल रहा है। आगे प्रश्न है, तीसरा है, गिरवर के उड़ से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसका आंसर है, पहाड़ की छाती पर उगे हुए लंबे लंबे पेड़ उच्चाकांक्षा के समान लंबे थे, मानो वे आकाश की छाती को छूने की चिंता में मौन होकर उसे अपलक निहार रहे थे। वे एकटक शांत आकाश को देखकर कुछ सोच रहे थे, मानो आकाश को छूने के उपाय सोच रहे हों। आगे प्रश्न है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रकृति में प्राकृतिक उपादानों में मानवोचित क्रियाओं की कल्पना की गई है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, विविधता पूर्वक बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। कवि प्रकृति के चितेरे कवि माने गए हैं, क्योंकि प्रकृति के एक एक रहस्य को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। कवि के लिए प्रकृति के सब अंग मानवीय चेतना से परिपूर्ण है। उन्हें झरने यशोगान करने वाले गायक के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। पहाड़ हजार हजार आँखों से अपना विशाल आकार निहारता हुआ विराट देव के जैसे प्रतीत हो रहा है। तालाब भी पहाड़ की कृपा से पालित शिशु प्रतीत होता है। पेड़ उच्च आकांक्षा से प्रेरित होकर शांत आकाश को छूने के लिए विचार मग्न होता हुआ प्रतीत हो रहा है। कवि को लगता है कि अचानक उठे बादल कोई उड़ता हुआ पहाड़ है, जो बादल रूपी पंख फरफराकर उड़ गया है। बादलों का अचानक बारिश करना उन्हें आक्रमण प्रतीत होता है। साल के वृक्ष भयभीत लगते हैं, वह भी डरे डरे से लग रहे हैं। प्रकृति की ये सब कौतुक क्रियाएं भगवान इंद्र का खेल सा प्रतीत हो रहा है। मानवीकरण के दो उदाहरण देखिए। धस गए धरा में सभय साल मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फार अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। इसमें यह दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं कि पर्वत जो है अपना किस तरह से रूप को ताल तलैये में देख रहा है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता का प्रतिपाद्य
अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति सौंदर्य की कविता है। इसका उद्देश्य है वर्षा काल के में पर्वतों की छन छन बदलती शोभा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। इसमें कवि दिखाते हैं कि विशाल पर्वत पर हजारों फूल खिले हुए हैं और पर्वत करघनी के जैसा विशाल है। उसका प्रतिबिंब नीचे तालाब में दिखाई दे रहा है। पहाड़ से गिरने वाले झरझर करते हुए बहुत ही सुंदर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। उनका झाग वाला जल मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहा है। पहाड़ पर खड़े हुए पेड़ बहुत ही ऊंचे हैं। वे मानो नीले शांत आकाश को देखते हुए कुछ सोच रहे हैं। कवि ने दिखाया है कि कभी पहाड़ नुमा चमकीले बादल आकाश में उड़ चले हैं, कभी वे धरती पर टूट पड़े हैं। साल के वृक्ष भयभीत होकर धंस गए से दिखाई दे रहे हैं। तालाब का धुआं उसके जलने का संकेत कर रहा है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पर्वतों पर मायावी खेल सा दिखाई दे रहा है। आगे प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर वर्षाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर है कि वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर पल पल दृश्य बदल रहा है। कभी तालाब के जल में पहाड़ों की प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो कभी तालाब में से धुएं के जैसे उठ रहा है। कभी पहाड़ों पर खड़े लंबे लंबे वृक्ष आकाश की ओर अपलक निहारता हुआ सा दिखाई दे रहा है, और कभी वे भयभीत से धरती में पेड़ पौधे गिर रहे हैं। झरने कभी झरझर का संगीत करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुंदर मोती की लड़ी जैसा दृश्य उपस्थित कर रहा है। बादल भी कभी पहाड़ के समान आकाश में उड़ चलते हैं, तो कभी अचानक ऐसे बरस पड़ते हैं मानो धरती पर टूट पड़े हो। इस प्रकार प्रकृति सचमुच पल पल अपना रंग रूप बदलती हुई दिखाई दे रहा है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, कवि ने उच्चाकांक्षा पर क्या व्यंग किया है? आंसर है, कवि ने मानव मन की उच्चाकांक्षा पर व्यंग किया है। उच्चाकांक्षा वाले व्यक्ति पहाड़ी पेड़ों की तरह हमेशा कुछ चिंतित, खोए खोए से और अपलक निहारते हुए से प्रतीत होते हैं। वे हमेशा ऊंचा उठने की कामना में व्यग्र रहते हैं। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जो ऊंचे उठने वाले व्यक्ति होते हैं वे हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए उनके मन में कुछ न कुछ विचार चलता है, वे खोए खोए से रहते हैं। आगे प्रश्न है, बादलों के उठने तथा वर्षा होने का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर है, बादल अचानक पहाड़ों से इतने भयानक और विशाल आकार में गरजते हुए ऊपर उठे कि जैसे कोई पहाड़ रूपी बादल रूपी पंख फरफराकर आकाश में उड़ गया हो। थोड़ी ही देर में बादल इस तरह धरती पर बरस पड़े मानो आकाश ने धरती पर आक्रमण कर दिया हो। उस समय साल के पेड़ डर के मारे धरती में धंस गए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यह पाठ आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार में रहूँगी। आगे मैं फिर मिलूँगी। धन्यवाद।